नमस्कार दर्शकों, आज है 8 मई 2026 और दिन है शुक्रवार। देश के दो बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार में आज लोकतंत्र की एक नई तस्वीर उभरी है। बंगाल में जहां एक युग का अंत होकर नए शासन की आहट है, वहीं बिहार में नीतीश कुमार की विरासत को एक नई पहचान मिली है। आइए विस्तार से जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें कुल 32 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस समारोह की सबसे बड़ी सुर्खी रहे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिन्होंने पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रखते हुए कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से मौजूद रहे। मंत्रिमंडल में बीजेपी के 15, जेडीयू के 13 और सहयोगी दलों के 4 मंत्रियों को शामिल किया गया। राजनीतिक गलियारों में निशांत कुमार के एंट्री को जेडीयू के भविष्य और नीतीश कुमार के उत्तराधिकार से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी अपनी पहली सरकार बनाने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करने के बाद अब सबकी नजरें मुख्यमंत्री के चेहरे पर टिकी है। बंगाल बीजेपी के विधायक दल की बैठक आज यानी 8 मई को होने वाली है, जिसमें औपचारिक रूप से नेता का चुनाव किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जिन्होंने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को मात दी है। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने की संभावना है, जिसमें प्रधानमंत्री समेत एनडीए के तमाम दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। यह बंगाल की राजनीति में एक दशक लंबे टीएमसी शासन का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत है। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर 24 परगना के मध्य ग्राम इलाके में कल देर रात बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक पीए चंद्रनाथ रथ की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने उन्हें बेहद करीब से 3 गोलियां मारी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे राजनीतिक हत्या करार देते हुए सीधे तौर पर टीएमसी पर आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। बंगाल में कई अन्य जिलों से भी झड़पों की खबरें आ रही हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे हैं। आज पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले साल 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को हवाई हमलों के जरिए तबाह कर दिया था, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर से याद करते हुए सशस्त्र बलों के साहस को सलाम किया। यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब था। आज दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्रालय ने इस ऑपरेशन के कुछ अनदेखे फुटेज भी जारी किए हैं, जो भारतीय वायुसेना की सटीक मारक क्षमता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जीरो टेरर पॉलिसी अटूट है और देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। तमिलनाडु में चल रहा राजनीतिक गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुपरस्टार जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया है, लेकिन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने विजय से 118 विधायकों के समर्थन का पुख्ता पत्र मांगा है। इसी बीच डीएमके ने स्पष्ट कर दिया है कि वह विपक्ष में बैठेगी और किसी भी जोड़तोड़ की सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी। कांग्रेस ने डीएमके से नाता तोड़कर विजय को समर्थन देने की बात कही है, जिससे तमिलनाडु की राजनीति में एक नया त्रिकोणीय मुकाबला पैदा हो गया है। आने वाले 48 घंटे राज्य की सत्ता के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए देश की शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी है। प्रधान न्यायाधीश ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। पिछले कई वर्षों से न्यायिक बोझ बढ़ने के कारण जजों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसके साथ ही अदालत ने पूर्व सीजेआई डीआई चंद्रचूड़ को एक बड़े संपत्ति विवाद के मध्यस्थ नियुक्त किया है, जो न्यायिक सक्रियता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आज से इंडिगो एयरलाइंस ने जेवर एयरपोर्ट के लिए टिकटों की बुकिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। पहली कमर्शियल फ्लाइट 15 जून 2026 को लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी। यह एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे नए भारत का नया गेटवे बताया है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा और पश्चिमी यूपी में लॉजिस्टिक्स और पर्यटन का भारी बढ़ावा मिलेगा। बिहार की नई सरकार ने आज अपनी पहली कैबिनेट बैठक में युवा रोजगार मिशन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि अगले 1 साल के भीतर राज्य में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और स्वरोजगार के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे और नए मंत्री निशांत कुमार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को एक नया आईटी हब बनाना है ताकि युवाओं को पलायन न करना पड़े। बिहार सरकार का यह कदम चुनावी वादों को जमीन पर उतारने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल के शिवपुर इलाके में आज टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। नई सरकार के गठन और हार जीत के दावों के बीच हुए इस संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस और गोले छोड़े और इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन साथ ही चुनावी धांधली के आरोप भी दोहराए हैं। राज्यपाल ने मुख्य सचिव को तलब कर राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और वियतनाम के साथ भारत के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ मिलकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स और नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग के लिए कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। खासकर दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा के सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है, जिससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। कर्नाटक के बेंगलुरु में चल रही पानी की किल्लत को लेकर राज्य सरकार ने आज एक आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि शहर के सभी बड़े अपार्टमेंट्स के लिए अब वाटर रिसाइकलिंग अनिवार्य होगी। जो सोसाइटी इस नियम का पालन नहीं करेगी, उसका पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके साथ ही कावेरी नदी के 5वें चरण के प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बेंगलुरु की यह समस्या अब एक गंभीर संकट का विषय बन चुकी है, जिससे यहाँ के आईटी उद्योग पर भी असर पड़ने लगा है। मणिपुर की स्थिति पर आज सांसद की स्थायी समिति ने एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य में अब भी अविश्वास की गहरी खाई है और इसे भरने के लिए राजनीतिक संवाद की तुरंत जरूरत है। गृह मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि शांति बहाली के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती जारी रहेगी, लेकिन स्थानीय समुदाय को खुद आगे आकर शांति का रास्ता चुनना होगा। इसी बीच मणिपुर के कुछ पहाड़ी इलाकों में स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं, जिसे सामान्य स्थिति की ओर एक छोटा कदम माना जा रहा है। आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले को लेकर एक बड़ी खबर आई है। सुरक्षा कारणों और मौसम के पूर्ण अनुमान को देखते हुए बीसीसीआई ने फाइनल मैच को बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम से हटाकर अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया है। यह फैसला फैंस के लिए थोड़ा निराशजनक जरूर है, लेकिन बोर्ड का कहना है कि क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा के लिहाज से अहमदाबाद का स्टेडियम दुनिया में सबसे सुरक्षित है। टिकटों की नई बिक्री अगले हफ्ते से शुरू होगी। दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। धूल भरी आंधियों और बेमौसम गर्मी की वजह से AQI 400 के पार चला गया। पर्यावरण मंत्रालय ने निर्माण कार्यों पर कुछ दिनों के लिए पाबंदी लगा दी है और स्कूल के बच्चों को बाहर न निकलने की सलाह दी है। जानकारों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हवा की रफ्तार कम हो गई है, जिससे प्रदूषण तत्व जमीन के करीब जम गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। आग सुबह करीब 6 बजे लगी, जब मजदूर शिफ्ट बदल रहे थे। दमकल की 15 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने फैक्ट्री के फायर ऑडिट की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजों का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे ने आज देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक कर लिया है। यह ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चलाई जाएगी और इसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेल मंत्री ने बताया कि यह ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस है और इसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए कवच तकनीक का उपयोग किया गया। आने वाले महीनों में ऐसी 10 और ट्रेनें देश के अलग अलग रूटों पर शुरू की जाएगी। मुंबई से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने एक बड़ा ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है। नवी मुंबई के एक गोदाम से करीब 500 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की गई। इस मामले में 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह खेप खाड़ी देशों के समुद्र के रास्ते भारत लाई गई थी। इस कार्रवाई को मुंबई पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की ओर और देखते हैं ईरान और अमेरिका में पिछले 24 घंटों में क्या कुछ हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ईरान प्रस्तावित शांति समझौते और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खोलने पर राजी नहीं हुआ तो अमेरिका दोबारा बमबारी यानी बॉम्बिंग शुरू कर देगा। ट्रंप ने लिखा, या तो डील करो या हमले के लिए तैयार रहो। इस बयान से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी अस्थिरता देखी जा रही है और भारत जैसे तेल आयातकों के लिए चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी टैंकर MT हसना पर हमला कर उसका रडार तबाह कर दिया।
अमेरिकी सेना ने कहा कि टैंकर ने बंदरगाह नाकेबंदी ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की थी और बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया। सीज फायर के बावजूद इस हमले ने साबित कर दिया है कि खाड़ी में कभी भी फुल पावर वॉर फिर से छिड़ सकता है। ईरान की ओर से फुजैरा के ऑयल इंडस्ट्रियल जोन पर बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया गया। यूएई ने दावा किया कि उसने 12 बैलिस्टिक मिसाइलों और कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन एक बड़े धमाके से तेल डिपो में आग लग गई। यूएई विदेश मंत्रालय ने इसे खतरनाक उकसावा बताया है। इसमें 3 भारतीय नागरिक भी घायल हुए हैं। खाड़ी देशों में डर का माहौल है और समुद्री व्यापार पूरी तरह से ठप होने की कगार पर है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खुलासा किया है कि उन्होंने हाल ही में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई से मुलाकात की है। युद्ध की शुरुआत में घायल होने के बाद मुज्तबा ने यह पहली सार्वजनिक चर्चा की है। पेजेश्कियान ने बैठक को सौहार्दपूर्ण बताया, लेकिन उनकी सेहत को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अगर सुप्रीम लीडर की स्थिति नाजुक है तो ईरान में आंतरिक सत्ता संघर्ष छिड़ सकता है, जिसका फायदा अमेरिका उठाना चाहेगा। अमेरिका और उसके खाड़ी सहयोगियों ने संयुक्त राष्ट्र यूएन में एक नया प्रस्ताव रखा है। इसमें ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को रोकने और समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्टज ने कहा कि इस बार चीन और रूस भी इस प्रस्ताव पर वीटो नहीं करेंगे। अगर यह पास होता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी, जिससे वह परमाणु हमले जैसा आत्मघाती कदम उठा सकता है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरत में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाकर हिजबुल्लाह की एलीट रदवान फोर्स के ऑपरेशंस कमांडर मालेक बलोच को मार गिराया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमने ईरान के दाहिने हाथ को काट दिया है। हिजबुल्लाह ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है। इस हमले के जवाब में ईरान इजराइल पर सीधा मिसाइल हमला कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दक्षिण कोरियाई मालवाहक जहाज HMM नामू में भीषण विस्फोट हुआ। अमेरिका ने इसका आरोप ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC पर लगाया है। ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अमेरिका की साजिश करार दिया है। समुद्र में जहाजों पर बढ़ते हमलों से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट रही है, जिससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और कारों के दाम बढ़ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम रोकने और युद्ध खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क डील दी है। ईरान को अगले 48 घंटों में अपना अंतिम जवाब देना है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे समझौते के सबसे करीब हैं, लेकिन ईरान अभी भी हिचकिचा रहा है। अगले 48 घंटे तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर जाएगी या तीसरे विश्व युद्ध की ओर।